हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 10। वहाँ एक बंगला था जो पूरे बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वो रात के वक्त अंधेरे में भी चमचमा रहा था। कार सीधे पार्किंग एरिया में जाकर रुकी। वहाँ वो जैसे बॉडीगार्ड की भीड़ ही लगी थी। ध्रुव बिना किसी भाव के अंदर चला ही जा रहा था। वहीं अंगद भी बहुत गुस्से में लग रहा था। अंदर जाते ही हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने जैसे ही उसे देखा तो भागता हुआ आया और ध्रुव से लिपट गया और रोने लगा। यह विक्रम था। वो रोते हुए बोला, भाई देखिए ना, मायूर भाई को क्या हो गया। वो जब से घर आए हैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। भाई रो भी रहे थे, मैंने खुद देखा है। एक बूढ़ी महिला उसके आगे आकर बोली, ध्रुव देख ना, मायूर को क्या हो गया है। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा है। वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ये ध्रुव की दादी थी। उसने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं देखता हूँ। फिर वो ऊपर की मायूर के कमरे में चला गया। रूम अंदर से लॉक था। ध्रुव ने किसी को एक कॉल किया और एक गार्ड भागकर आया और उसने ध्रुव को एक मास्टर की दी और चला गया। ध्रुव ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर रूम का बुरा हाल है। सब टूटा फूटा है, बेड भी बिखरा हुआ है और मायूर बस गुस्से में अपने कबाड़ से अपनी सारी चीज़ें निकाल कर फेंक रहा है। ध्रुव ने पीछे से मायूर के कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो ध्रुव के गले लग रोते हुए बोला, भाई उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे दिल से खेला। वो किसी और लड़की के साथ थी, वो भी एक ही बेड में। मैंने खुद उसे देखा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है भाई। ध्रुव उसे शांत कराते हुए बेड पर बैठाया और कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अब तू बिल्कुल भी नहीं रोएगा, ओके। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, देख मुझे पता है तू बहुत स्ट्रांग है, तो तू मेरी बात ध्यान से सुन, समझा। अब तक अंगद और विक्रम भी कमरे में आ चुके थे और वहाँ एकटक मायूर को ही देख रहे थे। मायूर ने सबको देखा और अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे वो अपने किए पर शर्मिंदा हो। ध्रुव ने अंगद को कुछ इशारा किया। अंगद मायूर के पास ही जाकर बैठ गया और अपने फ़ोन में एक वीडियो को चालू कर मायूर को दिखाने लगा, जिसमें सिमरन किसी लड़के के साथ थी, वो भी एक ही बेड पर, और वो अपने शरीर को एक ब्लैंकेट से कवर कर रखी थी। वो जो लड़का उसके साथ था वो उसे बेतहाशा किस किए ही जा रहा था और सिमरन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। ये देख मायूर और सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। मायूर ने अंगद से फ़ोन लिया और गुस्से से ज़मीन पर पटक दिया। उसका दिल तो अंदर तक टूट गया था। मायूर ने एक नज़र ध्रुव को देखा और बोला, आपको पहले से सब पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको सब पता था। फिर वो अंगद को देखने लगा। उसने मायूर को अच्छे से समझाते हुए बोला, देख हमें पहले से ही उसके बारे में सब पता था, लेकिन तू ना उसको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस था कि हम चाहकर भी तुझे सच नहीं बता पाए। और देखना, तू उसकी सच्चाई जानकर खुद को क्या हाल बना रखा है। हम तुझे इस हाल में नहीं देखना चाहते थे। सिर्फ तेरी वजह से हमने उसे कुछ नहीं किया, वरना आज तक उसका नाम के जिक्र भी नहीं होता। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, देख वो वीर से मिली हुई है। हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे और सबसे बड़ी बात, हम तुझे टूटता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने तुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब तू उसकी सच्चाई जान गया है ना, तो तू खुद को संभाल। वो तेरे प्यार के क्या तेरे नफ़रत के भी काबिल नहीं है। ध्रुव ने फिर से उसको शांत किया और बोला, उसको जो करना था वो कर चुकी, अब से मेरी बारी है। मैं उसे अब तक इसलिए झेला क्योंकि मैं तुझे दर्द में नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब ना ही मैं वीर को छोड़ूंगा और ना ही उस दो कौड़ी की लड़की को। अब तक मैंने वीर की हर गलती को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब उसे उसकी हर गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर वो किसी को बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। कुछ वक्त बाद मायूर अब पूरा शांत था। उसे अपने दिल टूटने का डर था, लेकिन उसे ये बात भी अब समझ आ गई थी कि सिमरन उसके नफ़रत के लायक है, प्यार के नहीं। ध्रुव अभी बहुत गुस्से में था। उसने किसी को कॉल किया और बोला, मुझे जितनी जल्दी हो सके किसी भी हाल में वीर और सिमरन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए।
इतना बोलकर उसने सामने वाले की बातें सुने बिना ही कॉल कट कर दिया और फिर वो सीधा घर चला आया और अंगद को वहीं रुकने को बोला था। घर में जाते ही वो अपने रूम में चला गया। रूहानी सुकून से सो रही थी। उसने देखा कि रूहानी बच्चों की तरह बहुत बेकार ढंग से सो रही थी। उसने रूहानी को अच्छे से सुलाया और खुद उसके पास लेट गया। वो बहुत देर तक कुछ सोचता रहा। वो इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रहा था। उसके आंखों में बेहद नफरत नजर आ रहा था। वो कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था और वैसे ही रूहानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। इधर ओबेरॉय मैंशन में हॉल में दादी और सुरभि जी दोनों काफ़ी परेशान लग रहे थे। तभी अंगद वहाँ आता है। उसको देखते ही दादी बोल पड़ी, क्या हुआ मायूर, ठीक तो है ना? उसने कुछ कहा तुम लोगों से? कुछ तो बताओ ना अंगद बेटा। अंगद ध्रुव का दोस्त था, लेकिन घर में सब और दादी उसे ध्रुव की तरह प्यार करते थे। अंगद एक लंबी सांस लेकर दादी के पास ही सोफे पर बैठ गया और दादी का हाथ पकड़कर बोला, दादी, सिमरन मायूर को वीर के साथ मिलकर धोखा दे रही थी और ये बात आज मायूर को पता चल गया और इसलिए वो टूट गया है। पर आप चिंता मत करो, काव्या उसे संभाल लेगी उसको। काव्या का नाम सुन सब थोड़ा शांत हुए क्योंकि घर में सबको वो पसंद थी। पर मायूर ने जब सिमरन के बारे में सबको बताया तो कोई कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अब वीर का नाम सुनते ही सभी का चेहरे का रंग उतर गया था। दादी परेशान होकर बोली, पता नहीं मल्होत्रा फैमिली कब सुधरेगी। वो हमेशा से हमारे घर की सुख शांति सब छीन लेती है। पहले मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे पोते की भी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उन्हीं की वजह से ध्रुव का पूरा बचपना ही बर्बाद हो गया। अंगद दादी को समझाते हुए बोला, दादी आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आप जाओ और आराम करो, बस ज़्यादा सोचो नहीं। फिर वो भी बाहर निकल जाता है। वो अभी बहुत टेंशन में लग रहा था। वो अब किसी भी कीमत पर वीर को नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसा नहीं है कि ध्रुव के पास पावर की कमी है। वो चाहता तो वीर को तभी मार सकता था जब उसे पता चला कि सिमरन वीर से मिली हुई है। लेकिन वो कभी भी अपनी फैमिली के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बस यही वजह थी कि अब तक वो उसको कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ बात सिर्फ वीर की नहीं है। एक बहुत बड़ा वजह है कि ध्रुव वीर की गलती को माफ़ करते आया है, वरना वो उसे कब का मार डालता। दूसरी तरफ एक फ्लैट में एक लड़की लड़का अपने प्यार में डूबे हुए थे। उनके कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। तभी अचानक से रूम का गेट खुला और लगभग 20 से 25 लोग बिना किसी वार्निंग के रूम के अंदर घुस आए थे। जैसे ही वो दोनों लड़का लड़की ने उन्हें देखा तो डर गए और खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगे। तभी उन सभी बॉडीगार्ड के बीच में से एक आदमी सीधा उन दोनों के बेड के पास गया। उस आदमी को देख वो लड़की डर से कांपने लगी और डरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आदमी अपनी आंखों में अंगारे लिए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी की बिना ये सब करने की? हाँ। ये आवाज़ सुन वो लड़की डर से कांपने लगी और डरते हुए बोली, मैं इससे प्यार करती हूँ, प्लीज़ हमें कुछ मत करना। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़। फिर वो गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन वो आदमी गुस्से में पूरा लाल हो चुका था और गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ध्रुव को तुम्हारे बारे में सच पता चल गया है। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है सिमरन। ये बोलते ही उसने उनकी एक भी बातें सुने बिना कुछ सुने दोनों के ऊपर एक के बाद एक कई सारी गोलियां चला दी और वहाँ दोनों की चीखें गूंज उठी। दोनों पूरे खून से लथपथ थे। उस आदमी ने एक नज़र अपने बॉडीगार्ड पर डाली और कहा, उनको ठिकाने लगाओ और कहाँ लगाना है पता है ना। फिर वहाँ से निकल गया। उसे अब इस बात का डर था कि अब ध्रुव उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। उसने अपने चारों ओर गार्ड और बढ़ा दिया। ओबेरॉय न्याय पैलेस। सुबह रूहानी की नींद किसी के बड़बड़ाने से खुली। वो जैसे ही उठकर देखी तो ध्रुव नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। उसके सपने में एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी माँ के पास बैठकर रोए ही जा रहा था। वो बार बार अपनी माँ से कुछ पूछ रहा था पर उसकी माँ कुछ बोलने की हालत में नहीं थी।
ध्रुव नींद में काफ़ी पैनिक लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट को भर रखा था। वो बार बार कह रहा था, माँ उठो ना, माँ आपको क्या हुआ है, माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं, माँ पापा कहाँ हैं, माँ पापा कब आएंगे। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कहती, वो वैसे ही लेटी रहती है। वहीं वो बच्चे का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। उसे कई लोग समझा रहे थे, लेकिन उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस सामने बेड पर लेटी अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। रूहानी साफ देख सकती थी कि वो कितने दर्द में है। ध्रुव नींद में भी तड़प रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और बस एक ही बातें बोल रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। रूहानी से अब रहा नहीं गया। उसने ध्रुव को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और उठाते हुए बोली, आपको क्या हो गया है। ध्रुव को जैसे ही रूहानी की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से उठ गया। वो अभी पूरा पसीने से भीगा हुआ था और काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। रूहानी उसको एकटक देखने लगी और वो भी ध्रुव को ऐसे देख पैनिक होकर बोली, आपको क्या हो गया था। ध्रुव ने कुछ भी नहीं कहा और रूहानी को अपने सीने से लगा लिया और जब तक वो शांत नहीं हुआ तब तक रूहानी उसके पेट को सहलाती रही, जिसे ध्रुव को इतनी बेचैनी में भी थोड़ा सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर में ध्रुव नॉर्मल हो गया तो रूहानी उससे दूर हो गई और बोली, आप ठीक हो ना। रूहानी जानती थी कि अभी उससे कुछ पूछना मतलब उसे और ज़्यादा तकलीफ देना था। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन ध्रुव एकदम ही अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। रूहानी को कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वो उसको अब समझने लगी थी। वो देखी कि ध्रुव हमेशा से ही बेखौफ रहने वाला आदमी ध्रुव है, लेकिन आज उसे इस तरह देख वो अच्छे से समझ चुकी थी कि बात कुछ बहुत बड़ी है। उसने उसको फिर से गले से लगा ली और बोली, मैं हूँ ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव कोई कमज़ोर इंसान नहीं था, लेकिन रूहानी की ये बातें उसे एक अजीब तरह की शांति दे रही थी। दोनों अभी तक एक दूसरे की बाहों में थे, तभी फ़ोन रिंग करने लगा। उसने रूहानी को खुद से अलग किया और उसके फोरहेड को किस किया और फ़ोन उठाया और सामने से आवाज़ आई, बॉस वो काम हो गया। इतना सुनते ही ध्रुव का फेस पूरा डार्क हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की सारी चीज़ों को वो जलाकर राख कर देगा। ध्रुव इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था, जिसे देख रूहानी की सांसें भी अटक गई थी। उसने रूहानी को देखा और बस इतना ही बोला, अपना ध्यान रखना, कुछ भी चाहिए तो एक बार कॉल कर लेना या फिर सत्य से कह देना, ओके। इसके बाद बिना कुछ बोले रेडी होकर जल्दी से चला जाता है। ध्रुव ने किसी को कॉल किया और बोला, उसको इतना तड़पाओ कि उसकी चीखें उसके सो कॉल्ड माँ बाप तक सुनाई दे। फिर कॉल रखकर एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो गुस्से से कार में बैठकर निकल जाता है। रूहानी को उसकी ये हरकतें अजीब लग रही थी, पर वो ध्रुव से ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। वो भी रेडी होकर कॉलेज चली गई। वहीं एक सुनसान इलाके में एक बड़ा सा बंगले के अंदर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांध कर रखा गया था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसे बहुत पीटा गया है। वो खून से लथपथ था। उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। जगह जगह से चोट के निशान थे। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो दर्द से पूरी तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। तभी अचानक ही धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। वो आदमी अपनी अधखुली आंखों से उस ओर देखने लगा। सामने से एक परछाई सीधा उसकी ओर चली आ रही थी। वो परछाई देखकर ही वो आदमी को अपनी ज़िंदगी तबाह होती हुई नजर आई। वो तो उसकी परछाई से ही अंदर तक काँप गया। वो परछाई सीधा उसके सामने आकर रुक गया और एक गार्ड भागकर वहाँ एक चेयर रख देता है और वो डर कर पीछे खड़ा हो जाता है। ध्रुव बिना किसी भाव के एक पैर के ऊपर एक पैर रखकर बैठ जाता है। वो अभी किसी भी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसका ऑरा अभी बेहद खतरनाक लग रहा था। उसे देख तो एक पल के लिए अंगद भी डर गया था। अंगद ने एक नज़र उस आदमी पर डाली और एक बेहद खतरनाक डेविल स्माइल की और बोला, वीर वीर तू अपनी कामों से कभी बाज नहीं आएगा ना।
लेकिन अब बस बहुत हुए, अब और नहीं। वीर, अब अंत होना है तेरा। ये सुनते ही वीर डर गया, लेकिन अपना डर छुपाते हुए बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो ये अपनी धमकी अपने पास रखो। ये बात अलग है कि वीर को अभी अंदर से काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन वो अपने दुश्मन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। आखिर उसके अंदर इतने सालों का जहर जो भरा हुआ था, वो ध्रुव को किसी भी हालत में बर्बाद करना चाहता था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक मकरी वाली मुस्कान थी। उसने आज तक ध्रुव को कई बार बर्बाद करने की भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव हर बार उसकी बाजी उसी पर पलट देता था। वीर की जहरीली वाली मुस्कान देखकर ध्रुव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने रौबदार आवाज़ में कहा, वीर, तुमने आज तक जो भी गलती, फिर कुछ सोचकर नाना गलती नहीं, तुमने आज तक जो भी गुनाह किया है ना, मैंने वो सब बर्दाश्त किया सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के लिए, उनके साथ किए हुए वादे के लिए। वरना तू भी ये अच्छे से जानता है कि जब तुमने मेरे ऑफ़िस के मामले में टांग अड़ाना शुरू किया था, उसी ही दिन तुम्हें मार डाला होता। ये बोलते हुए ध्रुव की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल थी। उसके हाथों की नसें भी तन गई थी, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की नसें भी साफ दिखाई दे रही थी। वीर ने फिर से अपना डर छुपाकर बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो ये धमकी देना बंद करो और मुझे जाने दो। ध्रुव इस बार और भी गुस्से से भर गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, इस बार नहीं वीर, इस बार नहीं। मैंने आज तक तुम्हें कई मौके दिए, पर अब और नहीं। इस वक्त ध्रुव बहुत ही गुस्से में लग रहा था। वो गुस्से से अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रहा था। वीर अब सच में अंदर तक डर गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कोसने लगा कि उसने क्यों ध्रुव से पंगा लिया, जबकि उसे पता था कि ध्रुव से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। उसे अब सच में खुद के किए पर बहुत ही पछतावा होने लगा था। वो ये अच्छे से जानता था कि ध्रुव का गुस्सा कैसा है, लेकिन कहते हैं ना, बदला लोगों को पूरा पागल कर देता है। वो वीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा था कि उसे ध्रुव से नफरत ही हो गई थी। उसने बचपन से ही खुद के अंदर ध्रुव के लिए नफरत भर रखा था। वो चेयर से उठा और वीर के चारों ओर घूमने लगा और वहीं पर रखी एक लोहे के रोड को उठाकर उसके बंधे हुए हाथों को बेरहमी से मारने लगा। वीर दर्द से चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी, लेकिन उसका दर्द सुनने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। और ये जगह जंगल के बहुत ही अंदर थी और पूरी सुनसान थी, और यहाँ ध्रुव के कुछ खास बॉडीगार्ड के अलावा कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। वहीं वीर की माँ सौम्या मल्होत्रा को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि वो डर से काँप रही थी। वो अपने घर के हॉल में इधर से उधर घूम रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रहा था। वो अपने इकलौते बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वो टेंशन से जैसे पागल हो रही थी। वो बार बार किसी को कॉल किए जा रही थी, पर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा था। वो गुस्से से तमतमाकर फ़ोन को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल की और फिर से कॉल करने लगी। इस बार कॉल पिक हो गई और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सौम्या जी रोते हुए बोली, अरमान, ध्रुव ने वीर को किडनैप कर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सौम्या जी की बात सुनकर अरमान को टेंशन होने लगी। उसने टेंशन में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। सौम्या जी रोते हुए बोली, अरमान, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर अरमान सौम्या जी को समझाता है, फिर अपने ऑफिस से ही पता करने लगता है कि ध्रुव ने वीर को कहाँ रखा होगा। अब सौम्या जी का दिमाग काम करना बंद कर दिया, और तभी उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक आइडिया आया, और वो बिना वक्त गंवाए अपने कुछ गार्ड के साथ तेजी से कार की ओर बढ़ते हुए बोले, जल्दी गाड़ी निकालो। फिर सभी कार में बैठकर कार को हाई स्पीड में ड्राइव करने लगते हैं।
सौम्या जी का दिल फटा जा रहा था। वो रो रो कर पूरी लाल हो चुकी थी और यहाँ ध्रुव अभी भी वीर को बेदर्दी से मार रहा था। वो आज किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन अब अंगद अंदर ही अंदर घबरा रहा था। वहीं वीर जो अब तक ये सोच रहा था कि जैसे ध्रुव ने आज से पहले तक की उसकी सारी गलती माफ़ की थी, वैसे ही ये भी कर देगा, पर वो गलत था। अब उसको सच में उसे बहुत डर लग रहा था और अब उसके हाथ और पैर से काफ़ी खून निकलने लगा था। उसकी चीख वहाँ अभी तक गूंज रही थी। अंगद को अब घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि अंगद ने पहले कभी ध्रुव को किसी को मारते हुए नहीं देखा था। इससे भी कई ज़्यादा बेदर्दी से मार खाते लोगों को अंगद ने देखा था। लेकिन यह बात वीर की थी। अंगद ने ध्रुव के हाथों से वो लोहे की रॉड छीन लिया। इधर सौम्या जी की कई कार एक बड़े से बंगले के आगे रुकी और वो भागते हुए अंदर की ओर जाने लगी, पर उसे गेट पर ही रोक दिया गया। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। ये बंगला पूरा बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। पर वो रोते हुए किसी को कॉल करती है और कहती है, माँ जी, हमें आपसे बात करनी है, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज़ माँ जी, और ज़ोर से रोने लगी। सौम्या जी की रोने की आवाज़ सुन वो महिला घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज अचानक कैसे यहाँ आ गई। कई सालों पहले वो यहाँ आई थी और उसी दिन से ओबरॉय फैमिली की सारी खुशियाँ ही छिन गई थी। उसने कुछ सोचा और एक गार्ड को कॉल करके उसे अंदर आने को बोली। गार्ड ने सिर्फ सौम्या जी को अंदर जाने दिया और उसके सारे गार्ड को बाहर ही घेर लिया। वो भागकर अंदर गई और सीधा हॉल में पहुंचकर चिल्लाने लगी, माँ जी बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरे से पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी हैं, अब और नहीं माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है, आप जल्दी बाहर आएं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। उसके रोने की आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ सुन सभी हॉल में आए। जब सौम्या जी ने सबको आते देखा तो रोते हुए एक ध्रुव की दादी के पास गई और बोली, माँ जी, आपने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे पास जीने की एक ही वजह मेरा बेटा है और आपका पोता भी, वो भी मुझसे छीनना चाहती हैं। यहाँ किसी को सौम्या जी की बात समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव की दादी सौम्या जी को अपने घर में देख हैरान थी और उसकी बात सुन हैरानी के साथ बोली, ये तुम क्या कह रही हो, क्या किया ध्रुव ने? ध्रुव की दादी की बात सुन वो और रोते हुए बोली, आपके पोते ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और मैं बता देती हूँ, मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, किसी को भी नहीं। उसकी बात सुन सभी दंग रह गए और वहीं विक्रम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, पर चेहरे पर मुस्कान की जगह एक झूठी चिंता और डर थी। वहीं मायूर भी अंदर ही अंदर डर रहा था कि ध्रुव भाई पक्का वीर को इस बात की सजा देने वाला है कि उसने सिमरन को उसकी लाइफ में जानबूझकर भेजा था। वहीं दादी अंदर तक डर गई और बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम फिर से हमारा घर तोड़ने आई हो। दादी की बातों में बेरुखी थी। अब तक सुरभि जी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच ध्रुव ने ऐसा किया है या नहीं, पर वो इतना तो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव वीर को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, पर वो उसे किडनैप कर लेगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्सा करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा पोता कभी ऐसा नहीं कर सकता, तुम फिर से मेरा घर बर्बाद करने आई हो। सौम्या, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो मेरा पोता है और मुझे उस पर यकीन है। सौम्या जी को अभी बस अपने बेटे की पड़ी थी। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं आपका कोई घर बर्बाद करने नहीं आई हूँ, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। और ये क्या मेरा पोता लगा के रखी हैं आप? आपको शायद याद नहीं तो मैं याद दिला दूँ कि वो भी आपका पोता है। और फिर ज़ोर से रोने लगी। उसे अपने आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर चिल्लाते हुए बोली, वो भी आपका ही पोता है। फिर अपनी भरी हुई आंखों में से वो घूर कर सभी को देखने लगी। दादी के कहने पर मायूर ने ध्रुव को बहुत कॉल किया, लेकिन वो एक भी अटेंड नहीं किया। तो वो एक आदमी के पास किया तो उसने तुरंत उठा लिया। तभी सबने एक चीख सुनाई दी। सभी का दिल बैठ गया।
सबके दिलो दिमाग में एक डर समा गया था। वो आदमी एक गार्ड था और वो फ़ोन उठाना तो नहीं चाहता था, पर ये वही गार्ड था जिसे ध्रुव ने मायूर के पीछे लगा रखा था और उसे वो जानता था, इसलिए उसके पास इसका नंबर भी था। वीर दर्द से तड़प रहा था, वो चीख और चिल्ला रहा था। अभी अभी वो इसलिए चीखा था क्योंकि ध्रुव ने बड़ी बेरहमी से उसके पैरों में एक रोड घुसा दिया था। सभी घर वाले ये चीख सुनकर सदमे में ही थे कि तभी एक खतरनाक चीख फिर से सुनाई दी, क्योंकि इस बार ध्रुव ने उस रोड को खींचकर निकाल लिया था। अब दादी से और रहा नहीं गया। आखिर वीर कैसा भी था, लेकिन था ही तो उनका पोता ही ना। वीर के अंदर भी अगुवाई का खून ही था। दादी ने मायूर से लगभग फ़ोन छीन कर चिल्लाते हुए बोली, मुझे अभी ध्रुव से बात करनी है, जल्दी फ़ोन दो। गार्ड ये आवाज़ ऐसे से पहचानता था। उसे अब डर लग रहा था। उसका बॉस अभी बहुत गुस्से में है। अगर उसने अपने बॉस से अभी कुछ कहा तो पता नहीं क्या होगा उसका, और अगर नहीं कहा और बाद में ध्रुव को इस बारे में पता चला कि उसने उसकी फैमिली मेम्बर को नाराज़ किया है, तब वो अपने आप को ध्रुव के गुस्से से बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। यही सोचकर वो गार्ड डरते हुए अंगद के पास गया और बोला, सर, बॉस के लिए उनकी फैमिली के लिए कॉल आया है। जैसे ही अंगद ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर वो उसको कॉल के बारे में पता चला तो वो गुस्सा करेगा, इसलिए वो खुद कॉल लेता है और बात करने लगता है। पर दादी की हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसके दिल में दर्द होने लगा था। उसने पैनिक होते हुए बोली, तुमने वीर को क्यों पकड़ रखा है? उसे अभी इसी वक्त छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। अंगद कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन वो दादी की हालत अच्छे से जानता था और वो ये भी जानता था कि ध्रुव अब रुकने वाला नहीं है। अगर उसे अभी कोई रोक सकती है तो वो दादी है। इसलिए उसने ध्रुव को फ़ोन पकड़ा दिया। ध्रुव ने जब फ़ोन पर अपनी दादी की आवाज़ सुना तो उसने गुस्से से भरी हुई लाल हो चली जैसी आंखों से अंगद को घूरा, लेकिन वो अपनी दादी को इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी रोबदार आवाज़ में बोला, दादी, आप अगर ये बोलने के लिए फ़ोन की हैं कि मैं वीर को छोड़ दूँ, तो आप ये अच्छे से सुन और समझ लीजिए कि मैं आज वीर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसकी ये आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। सौम्या जी और ज़ोरों से रोने लगी और सुरभि जी उन्हें संभाल रही थी। दादी सभी की दादी थी, सभी उनके पोते थे और वो सभी को प्यार करती थी। दादी के दिल में एक ठेस सी पहुंची और वो भरे गले के साथ बोली, ध्रुव, अगर तूने उसे अभी के अभी नहीं छोड़ा ना, तो देखना, तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा। तू मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा बेटा। इतना सुनते ही ध्रुव की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी सारी नसें उभर आई थी। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे पता था ये दादी यही सब बोल के उसे रोक देंगी, इसलिए उसने अपने और अंगद के फ़ोन को आज न उठाने को कहा था, पर फिर भी इस बार भी वीर बच गया। दादी फिर बोली, अभी के अभी उसे छोड़ो और हाँ, उसे अब और एक बार भी हाथ मत लगाना और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दो, नहीं तो। ये सुनते ही ध्रुव गुस्से से उबलने लगता है और फ़ोन गुस्से से पटक देता है। दादी ने वीर की चीख सुन ये पता लगा ली थी कि ध्रुव ने उसका क्या हाल कर दिया है, इसलिए वो वीर को हॉस्पिटल पहुंचाने को बोल दी थी। भले ही उनके बेटे अरमान और ब्रुआई ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसमें वीर की कोई गलती नहीं थी। और अब जब वीर ऐसा हो गया है, फिर भी एक दादी का दिल तो अपने पोते के लिए प्यार से ही भरा होता है। भले ही वो साथ में नहीं था, पर फिर भी था तो उनका ही पोता ना। वो वीर को पसंद नहीं करती थी, उसको बचपन से आज तक कभी देखी तक नहीं, लेकिन फिर भी पोते के लिए दिल में एक छोटी सी जगह जरूर थी। ध्रुव ने एक नज़र वीर पर डाली, जो इस वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान लाए हुए था, जैसे उसको पहले से ही सब पता हो। ध्रुव को उसके चेहरे पर मुस्कान जैसे चिढ़ा रहे थे। वो अपने कदम उसकी ओर लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है। ये देख अंगद की सांसें अटक सी गई थी, क्योंकि ध्रुव के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती, पर दादी भी दादी है।
वो भी ओबरॉय फैमिली की खून थी, इसलिए उसके किसी भी बात को हल्के में लेना गलत होगा। ध्रुव अपनी आंखों में नफरत लिए गुस्से में लाल आंखों से वीर के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा था। उसको अभी देख कोई भी बता नहीं सकता था कि उसके अंदर अभी क्या चल रहा है, लेकिन उसके ऐसा देखने से वीर को अंदर ही अंदर एक डर सता रही थी, लेकिन चेहरे पर सातिर मुस्कान भी था। ध्रुव ने गन पॉइंट किए हुए ही गुस्से में गुर्राते हुए बोला, आज के बाद मेरी फैमिली से आसपास तो दूर, अगर तेरे मन में मेरी फैमिली की सोच भी आई ना तो देख लेना, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी पूरी मल्होत्रा खानदान याद रखेगी, समझा तू? वीर एक सनकी की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, किया तो तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ है। मैं भी तुम लोगों को बताना चाहता था कि जब कोई दिल तोड़ता है तो कैसा लगता है। मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि जब अपना प्यार धोखा देता है तो कैसा लगता है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया तब तो तुम्हारी ओबरॉय फैमिली को मेरी माँ की हालत समझ में नहीं आई, और अब जब तुम्हारे भाई की बात आई तो मारने पर उतर आए। वाह! वीर अपनी माँ का बदला लेने के लिए सिमरन को मायूर की लाइफ में भेजा था। ये सुन ध्रुव, जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो गुस्से से लाल होकर बोला, उसमें मायूर की कौन सी गलती थी, हाँ, जो तुम मायूर को उस गलती की सज़ा देना चाह रहे हो? देख, इस बार लास्ट बार मैं तुझे जिंदा छोड़ रखा हूँ, अगली बार तुझे मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। वीर एक पागल की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मार तो तूने और तेरी वो ओबरॉय फैमिली ने मुझे बचपन में ही दिया था। मैं तो जिंदा लाश हूँ। मैं तो भोला भाला वीर ओबरॉय था। मुझे वीर तुम लोगों ने बनाया, मुझे बुरा तुम लोगों ने और तुम्हारी झूठी दुनिया ने बनाया है। मेरी क्या गलती थी, हाँ? मैं तो मासूम था। तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ध्रुव ओबरॉय। तुम्हारी वजह से मुझे ओबरॉय का नाम तक नसीब नहीं हुआ। मुझे मेरी माँ के नाम के सहारे जीना पड़ा। मैं ओबरॉय बन के जीना चाहता था, पर अपनी माँ के नाम के साथ एक जीने के लिए तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मुझे बुरा तुम लोगों ने बनाया। तुमने ही मेरी लाइफ बर्बाद की है। मैं तुमसे और तुम्हारी पूरी फैमिली से नफरत करता हूँ। ये बोलते उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि उसे पहले से ही काफ़ी टॉर्चर किया गया था। अब तो उसका काफ़ी खून भी बह गया था। ध्रुव ने एक सनक भरी स्माइल के साथ बोला, मैं भी इतना माफिया, इतना गुस्सैल, इतना पत्थर दिल सिर्फ तुम्हारी इस माँ की वजह से बना, वरना मैं भी एक सीधा साधा ध्रुव ओबरॉय ही बनकर रहता। और हाँ, बचपन सिर्फ तुम्हारी बर्बाद नहीं हुई, तुम्हें पता है तुम आज तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ, तुम भी उसी से गुजरे हो। बस फ़र्क सब इतना है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और मैं उन सभी चीज़ों को पूरी तरह भुलाना चाहता हूँ। मैं उन्हें कभी याद नहीं करना चाहता। मैं उन पलों को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहता हूँ। फिर एक नज़र गार्ड पर डालकर बोला, जाओ इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, और हाँ, अगर वहाँ दादी या मेरी कोई भी फैमिली के मेंबर हो तो उनकी एक सुने बिना तुम उन्हें घर छोड़ देना। फिर गुस्से से वहीं पर रखी एक चेयर पर बैठ गया। उसके सिर में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा बच्चा था जो रोते हुए बेड पर सोई अपनी माँ को उठा रहा था और बार बार अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कह रहा था, माँ उठो ना। उसकी आंखें रो रो कर पूरी लाल हो चुकी थी। वो अपनी मासूमियत से अपनी माँ से उठाने को बोले ही जा रहा था। उसे कई लोग चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसने अपनी माँ को, जो बेड पर बेचैन सी लेटी हुई थी, उससे लिपट गया और जोर जोर से रोकर कहने लगा, माँ उठो, माँ आप सुन रही हो ना? दुल्हन ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अपने बालों को नोच रहा था। उसकी आंखें बंद थी। वो बहुत पैनिक हो रहा था और कह रहा था, माँ माँ। जब अंगद ने ध्रुव की ऐसी हालत देखी तो वो समझ गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।